मेरी नौकरी खत्म हुई तो मेरी बीवी ने औरतों को गुस्ल देने का काम शुरू कर दिया। वो जिस औरत को भी गुस्ल देती उसकी कब्र से खुशबू आने लगती। सब लोग मेरी बीवी की बहुत इज्जत करते, मगर मैं जब भी सोता रात को मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग आकर कहते, अपनी बीवी को तलाक दे। मैं कुछ समझ ना पाता। कुछ दिन बाद मेरी माँ फौत हो गई। बीवी ने उन्हें गुस्ल दिया, मगर जब मैं माँ को कब्र में उतारने लगा तो वहां से अजीब सी बदबू आने लगी। बदबू से मेरा दम घुटने लगा था। अचानक माँ के चेहरे से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं माँ की मैयत को कब्र में उतार रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। अचानक कब्र से आती खुशबू एक अजीब सी बदबू में बदल गई। बदबू ऐसी थी कि मेरा दम घुटने लगा था। जबकि मेरी माँ को मेरी बीवी ने गुस्ल दिया था। वो 5 वक्त की नमाजी थी। जिसको भी गुस्ल देती उसकी कब्र से खुशबू आने लगती थी। फिर माँ की कब्र से बदबू क्यों आ रही थी? इससे पहले कि लोग अजीब बातें करते, मैंने जल्दी से माँ को कब्र में लेटाकर मट्टी डालने लगा, मगर जल्दबाजी में माँ के चेहरे से कफन हटा तो उनके मुंह से निकलता काला धागा देखकर मेरी जान निकल गई। ये एक मोटा सा धागा था। मैंने जल्दी से बाहर खींचा तो आधा धागा अंदर रह गया था। ये धागा किसने डाला होगा और क्यों डाला होगा? क्या ये कोई रस्म थी या फिर ये वही चीज है जिससे वो बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आकर मुझे खबरदार कर रहे थे? मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैंने मिट्टी डालना बंद कर दिया। आमिर, मेरे वालिद ने पूछा, ये क्या पागलपन है? अब्बू अम्मी की तदफीन अभी नहीं होगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरे चाचा ने गुस्से से कहा, मैयत की बेहुरमती करवा रहे हो। चाचा, आप नहीं समझेंगे, मैयत को सही तरीके से गुस्ल नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इसे दोबारा गुस्ल दिया जाए। ये अल्फाज मेरे मुंह से कैसे निकले मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन उस लम्हे मुझे यही सबसे मुनासिब बहाना लगा। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये कैसी बात कर रहा है? अलीना से बेहतर गुस्ल कौन दे सकता है? बेचारे का माँ के सदमे से दिमाग हिल गया है। मैंने किसी की ना सुनी। मैंने अपने बहनोई को इशारा किया और कांपती आवाज में कहा, फारूक भाई, आप अभी घर जाएं। सुमेरा बाजी और छोटी को लेकर यहाँ आए फौरन। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरी हालत देखकर चुपचाप चला गया। मैंने कब्रिस्तान के मौलवी साहब से दरखास्त की कि वो मुझे मैयत रखने के लिए बगल वाला छोटा कमरा इस्तेमाल करने दें। मेरे शदीद इसरार और बिगड़ती हालत को देखकर वो मान गए। हमने अम्मी की मैयत को दोबारा कब्र से निकाला और उस कमरे में ले गए। मेरे इस फैसले पर मेरे वालिद और चाचा मुझसे सख्त नाराज थे, लेकिन मेरी आंखों में मौजूद वहशत ने उन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। थोड़ी देर में मेरी दोनों बहनें बुरके पे लिपटी रोती हुई कब्रिस्तान पहुंची। उनके चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे। मैं उन्हें और अम्मी की मैयत को कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी लगा दी। भाई, ये सब क्या है? आपने अम्मी की तदफीन क्यों रुकवाई? लोग क्या कहेंगे? सुमेरा बाजी ने रोते हुए कहा। मैंने कोई जवाब देने की बजाय लरसते हाथों से अम्मी के चेहरे से कफन हटाया। वो काला धागा अभी भी वही था। ये क्या है? छोटी बहन सादिया ने खौफजदा होकर पूछा। मैं यही जानना चाहता हूँ, मैंने कहा। जब मैंने उसे खींचने की कोशिश की तो ये बाहर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ सिया हुआ है। सुमेरा बाजी ने हिम्मत की। वो हमेशा से हम सब में ज्यादा दिलेर थी। उसने धागे को गौर से देखा और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में एक नाकाबिले बयान खौफ था। भाई, भाभी ने गुस्ल के वक्त किसी को अंदर आने नहीं दिया था। कफन हटाओ, मैंने खुश्क लहजे में हुक्म दिया। नहीं भाई, ये गुनाह है, सादिया ने कांपते हुए कहा। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो हमारी माँ के साथ हो चुका है, सुमेरा ने गुस्से से कहा और आगे बढ़कर अम्मी के जिस्म से कफन हटाना शुरू कर दिया। मैंने और सादिया ने भी उसका साथ दिया। जैसे ही कफन पूरी तरह हटा, हम तीनों की चीखें एक साथ बुलंद हुईं। वो मंजर कयामत से कम नहीं था। हमारी माँ का सारा जिस्म गर्दन से लेकर पेट तक जगह जगह से बेदर्दी से सिया हुआ था। वो टांके किसी माहिर सर्जन के नहीं थे, बल्कि किसी कसाई की तरह लगाए गए थे। काले मोटे धागे से जिल्द को बेरहमी से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। उनमें से एक टांका शायद ढीला रह गया था और उसी का धागा मुंह तक पहुंच गया। मेरी बहनें जारो कतार रोने लगी। वो अपनी माँ के जिस्म पर लगे उन वहशियाना टांकों को छूकर बहन कर रही थी।
ये क्या किया है उस चुड़ैल ने हमारी माँ के साथ। सुमेरा ने दीवार में सर मारते हुए कहा, मैं तो पहले ही कहती थी ये औरत ठीक नहीं है। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मोहब्बत, एतबार, इज्जत, अलीना के लिए मेरे दिल में मौजूद हर जज्बा उस एक लम्हे में नफरत और वहशत में बदल गया। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी माँ के साथ हुई इस दरिंदगी को नजरअंदाज कर दूं। मैंने जेब से फोन निकाला। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। किसे फोन कर रहे हैं भाई? सादिया ने पूछा। पुलिस को, मैंने कहा और 15 पर कॉल मिला दी। उस एक लम्हे में मैंने अपनी 6 माह की मोहब्बत भरी शादीशुदा जिंदगी को अपने ही हाथों से जहन्नुम की आग में झोंक दिया था। लेकिन मेरी माँ के जिस्म पर लगे वो टांके इस बात का सबूत थे कि मैं जिस औरत को जन्नत समझ रहा था वो दरअसल जहन्नुम का दरवाजा थी। पुलिस की गाड़ी का सायरन जब कब्रिस्तान के सकूत को चीरता हुआ करीब आया तो बाहर खड़े रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों में खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक तदफीन के मामले में पुलिस का क्या काम। मेरे वालिद और चाचा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल भवरे हो रहे थे। 2 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो भी एक लम्हे के लिए ठटक गए। एक मैयत, उसके जिस्म पर लगे बेरहम टांके और 3 बहन भाई जो सदमे की हालत में उसके गिर्द बैठे थे। ये सब क्या है? इंस्पेक्टर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। मैंने टूटी फूटी जुबान में सारा माजरा बयान कर दिया। ख्वाब वाली बात मैंने छुपा ली क्योंकि कोई भी इस पर यकीन न करता। मैंने सिर्फ धागे के नजर आने और फिर कफन हटाकर टांके देखने की बात बताई। इंस्पेक्टर ने लाश का मुआयना किया और फौरन अपने आला अफसरान को मतला किया। जल्द ही कब्रिस्तान एक क्राइम सीन में तब्दील हो गया। ये गुस्ल किसने दिया था? इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा। मेरी बीवी अलीना ने। मैंने नफरत से जवाब दिया। उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस औरत को मैंने कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था, अब मैं खुद उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा रहा था। लेकिन मेरी माँ का टांकों भरा जिस्म मुझे कोई और रास्ता अख्तियार करने की इजाजत नहीं दे रहा था। पुलिस की एक टीम मेरे साथ घर रवाना हुई। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो अलीना को जाए नमाज पर बैठे दुआ मांगते हुए पाया। वो पुलिस वालों को देखकर एक लम्हे के लिए चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास घबराहट नहीं थी। अलीना, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई मजामत नहीं की। उसने बस एक नजर मुझ पर डाली। उसकी आंखों में ना कोई गिला था, ना कोई इल्तिजा। उसकी आंखें बिल्कुल स्पॉट थीं, जैसे वो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है। उसकी यही खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक थी। क्यों? मैंने क्या किया है? उसने पूछा तक नहीं। जब लेडी कांस्टेबल उसे लेकर जाने लगी तो मैंने अपने अंदर जमा शुदा सारी नफरत और गुस्से को जुबान दे दी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे अल्फाज पर उसने मुड़कर मुझे देखा। उसके होंठों पर एक बहुत ही हल्की, तकरीबन नाकाबिले दीद मुस्कुराहट उभरी और फिर गायब हो गई। उसने एक लफ्ज भी कहे बगैर अपना सर झुकाया और पुलिस के साथ बाहर चली गई। उसका ये रद्दे अमल मेरे लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। वो रोई नहीं, चीखी नहीं, उसने मुझसे एक मौका तक नहीं मांगा। ऐसा लगा जैसे उसे इस तलाक की पहले से तवक्का थी, या शायद उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। थाने में हम सब मौजूद थे। मेरी माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया था। मेरे वालिद और रिश्तेदार मुझसे सख्त खफा थे कि मैंने खानदान की इज्जत बीच चौराहे पर नीलाम कर दी, लेकिन मेरी बहनें मेरे साथ थीं। इंस्पेक्टर ने अलीना से तफ्तीश शुरू की। वो दूसरे कमरे में थी, लेकिन उसकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्से के तासुरात थे। वो कुछ नहीं बता रही। उसने कहा, बस एक ही बात कहती है कि जो किया ठीक किया। इसका मतलब है कि उसने इतराफ कर लिया है? मैंने बेचैनी से पूछा। एक तरह से हाँ, इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। वो जुर्म से इनकार नहीं कर रही, लेकिन वजह भी नहीं बता रही। उसका रवैया बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात का कोई खौफ ही नहीं है। उस रात हम घर लौटे तो ऐसे लगा जैसे वो हमारा घर नहीं, कोई वीरान हवेली है। जिस औरत की मौजूदगी से ये घर जन्नत लगता था, आज उसकी याद भी जहन्नुम की आग की तरह दहका रही थी। मुझे वो बुजुर्ग बार बार याद आ रहे थे। उनकी बात सच साबित हुई थी। मैं अलीना के कमरे में गया।
हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी थी। उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसकी जायनमाज, हर चीज से नेकी और पारसाई की खुशबू आती थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने 6 माह तक एक ऐसी नागिन को अपनी आस्तीन में पाला और मुझे खबर तक ना हुई। अचानक मेरी नजर बेड के नीचे रखे उसके ट्रंक पर पड़ी। ये वो जहेज में लाई थी। मैंने कभी उसे खोलकर नहीं देखा था। मैंने उसे बाहर घसीटा। उस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। मैंने अलमारी से हथौड़ी निकाली और एक ही बार में ताला तोड़ दिया। ट्रंक का ढक्कन उठा तो अंदर कपड़े नहीं, वहशत का सामान था। सर्जरी के आलात, जाली शनाख्ती कार्ड और एक पुरानी सी डायरी। मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसका पहला सफा खोलते ही मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। सफे पर जली हरूफ में लिखा था, मुर्दों का हिसाब। उसके नीचे तारीखों के साथ औरतों के नामों की एक फहरिस्त थी। पहला नाम तकरीबन 1 साल पुराना था और आखिरी नाम मेरी माँ का था। हर नाम के आगे शहर का नाम लिखा था और उसके आखिर में एक मुख्तसर सा नोट दर्ज था, सामान वसूल पाया। मेरा खून रगों में खुश्क हो गया। ये क्या था? कैसा सामान? और ये बाकी औरतें कौन थीं? क्या अलीना ने उन सबके साथ भी? मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरी माँ इस फहरिस्त में आखिरी शिकार थी। ये कोई एक कातिल या एक बेहुरमती का वाकया नहीं था। ये एक तसलसल था, एक मुनज़्ज़म सिलसिला जो न जाने कब से चल रहा था। मेरा जहन गद्दारी और फरेब के इस एहसास से फटने लगा। वो औरत जिसे मैं फरिश्ता समझता था, वो दरअसल मौत की सौदागर थी। उसकी रातों की इबादतें, उसकी खिदमत गुजारी, उसकी हर नेकी एक भयानक ड्रामा थी जिसका मकसद सिर्फ शिकार को फांसना था। मैंने फौरन डायरी और बाकी सामान एक थैले में डाला। मुझे ये सबूत फौरन इंस्पेक्टर अजमत को दिखाने थे। ये मामला मेरी जात से निकलकर अब न जाने कितनी मासूम जानों का हिसाब बन चुका था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और जैसे ही घर के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर गली में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने फौरन लाइट बंद की और खिड़की के पर्दे से झांका। गली में नीम अंधेरा था, लेकिन मुझे एक साया हमारे घर की दीवार के साथ हरकत करता हुआ नजर आया। वो कोई आम राहगीर नहीं था। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती और एहतियात थी। मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो लोग जानते हैं कि ये डायरी मेरे पास है? क्या वो उसे वापस लेने आए हैं? मैंने दरवाजा खोलने का इरादा तर्क कर दिया और पिछले दरवाजे से निकलने का सोचा। थैला मेरी बगल में दबा हुआ था। मैं दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा। किचन का दरवाजा पिछली गली में खुलता था, जो निस्बतन ज्यादा तारीक और सुनसान थी। मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली। दरवाजे के खुलने की हल्की सी चिरचिराहट इस खामोशी में किसी धमाके की तरह लगी। मैंने बाहर कदम रखा ही था कि सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी सांस रुक गई। वो लंबा, तड़ंगा और मुकम्मल तौर पर सियाह लिबास में मलबूस था। उसका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। इससे पहले कि मैं चीखता या भागता, उसने जेब से एक चाकू निकाला जो रात की रोशनी में चमका। वो चीज हमें दे दो, आमिर मियाँ। उसकी आवाज घुटी घुटी और सर्द थी। खामखा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे? उसे मेरा नाम मालूम था। उसे मालूम था कि डायरी मेरे पास है। ये अलीना के लोग थे। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने पूरी कुव्वत से थैला उसके मुंह पर दे मारा और मुखालिफ सिमत में भाग खड़ा हुआ। वो एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया। मैं जानता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भागना ही वाहिद रास्ता था। मैं अंधेरी गलियों में दीवाना वार दौड़ रहा था। मेरे फेफड़े जवाब दे रहे थे, लेकिन मौत का खौफ मुझे भागने पर मजबूर कर रहा था। कुछ दूर जाकर मैंने मुड़कर देखा। वो मेरे पीछे नहीं था। शायद वो ट्रंक के बाकी सामान में उलझ गया था या मुझे अंधेरे में खो बैठा था। मैंने एक दीवार का सहारा लिया और हाँफने लगा। मेरे हाथ में पकड़ी डायरी अब कोई सबूत नहीं, बल्कि मेरी मौत का परवाना लग रही थी। मैं अब सिर्फ एक मकतूला का बेटा नहीं था। मैं एक ऐसे खतरनाक गिरोह का निशाना बन चुका था जिसकी जड़ें मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। रात के पिछले पहर मैं जब थाने पहुंचा तो मेरी हालत देखने वाली थी। कपड़े फटे हुए, सांस उखड़ी हुई और चेहरे पर वहशत तारी थी। इंस्पेक्टर अजमत मुझे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया।
आमिर साहब, आप ठीक तो हैं? ये क्या हालत बना रखी है? मैंने कांपते हाथों से डायरी उसकी मेज पर रख दी। इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ मेरी माँ का मामला नहीं है, एक पूरा गिरोह है। मैंने उसे डायरी में लिखे तफसीलात और रात को हुए हमले के बारे में सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर ने डायरी को देखा तो उसके माथे पे भी पसीना आ गया। उसने फौरन अपने अमले को फहरिस्त में मौजूद नामों और पतों की तस्दीक करने का हुक्म दिया। अगली सुबह तक पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी। डायरी में लिखे तमाम नाम असली थे। वो सब औरतें थीं जो पिछले एक साल में पंजाब के मुख्तलिफ छोटे शहरों और कस्बों में फौत हुई थी। हर मौत तबई करार दी गई थी। हर मामले में एक चीज मुश्तरका थी, एक निहायत नेक और पारसा औरत ने आखिरी वक्त में आकर मैयत को गुस्ल देने की जिम्मेदारी संभाली थी और कुछ दिन बाद खामोशी से उस इलाके से गायब हो गई थी। हर जगह उसका हुलिया और किरदार वही था जो अलीना का था, लेकिन नाम मुख्तलिफ थे। ये तो एक मुनज़्ज़िम नेटवर्क है। इंस्पेक्टर अजमत ने सर पकड़ लिया। ये औरतें करती क्या थीं इन लाशों के साथ और इनका मकसद क्या था? उसी दौरान मेरी माँ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने मामले को मजीद उलझा दिया। मौत की वजह दिल का दौरा ही थी, लेकिन डॉक्टर ने लिखा था कि मौत के बाद जिस्म के साथ बड़े पैमाने पर सर्जरी की गई है। अंदरूनी अज़ा में गैर मामूली रद्दोबदल और टिश्यूज की गैर मौजूदगी पाई गई है, जिसकी नौयत फौरी तौर पर समझ से बालातर है। ये रिपोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय मजीद सवालात खड़े कर रही थी। टिश्यूज की गैर मौजूदगी, इसका क्या मतलब था? अभी हम इसी उलझन में थे कि थाने में एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक सूट बूट पहने, महंगा चश्मा लगाए एक शख्स बरामद हुआ। वो सीधा इंस्पेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुआ। मैं बैरिस्टर शहजाद हूँ। मैं अलीना आमिर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। उसकी आवाज में बला का एतमाद और रूहानियत थी। हम सब उसे देखकर हैरान रह गए। अलीना, जिसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था, उसके लिए शहर का सबसे महंगा वकील कहाँ से आ गया? मेरी मुवक्किला को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय एक बेटे के इल्जामात के जो अपनी माँ की मौत के सदमे में है। मैं उनकी जमानत के लिए दरखास्त दे रहा हूँ। सबूत ये डायरी है। इंस्पेक्टर ने डायरी आगे बढ़ाई। बैरिस्टर शहजाद ने डायरी को ऐसे देखा जैसे वो कोई रद्दी का टुकड़ा हो, एक गुमनाम डायरी जिस पर ना कोई नाम है ना कोई दस्तखत। ये अदालत में एक मिनट भी नहीं टिक सकेगी। उस वकील की आमद ने ये वाजे कर दिया था कि अलीना अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई बहुत ताकतवर और दौलतमंद गिरोह था जो उसे बचाने के लिए हर हद तक जा सकता था। मैंने गुस्से से कहा, तुम एक कातिल को बचा रहे हो। बैरिस्टर शहजाद मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, जनाब आमिर, कातिल वो होता है जो जान लेता है। आपकी बीवी तो मुर्दों को गुस्ल देती है, जिंदों को नहीं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं और इसकी कीमत आपको चुकाना पड़ सकती है। उसकी खुली धमकी मेरे सीने में तीर की तरह लगी। मैं समझ गया कि मेरी जंग सिर्फ एक औरत से नहीं बल्कि एक ऐसी अनदेखी ताकत से है जिसके हाथ कानून से भी लंबे थे। फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी के आलम में मैंने खुद कुछ करने का फैसला किया। मैं उस डायरी में लिखे एक नाम रजिया बीबी, जो मेरे शहर के करीब एक कस्बे की थी, के घर वालों से खुद मिलने का फैसला किया। शायद वो मुझे कुछ बता सकें जो पुलिस नहीं जानती। मैं थाने से निकला और उस अनजाने सफर पर रवाना हो गया, ये जाने बगैर कि मैं खुद को एक और खौफनाक जाल में फंसाने जा रहा था। कस्बे का माहौल खामोश और उदास था। रजिया बीबी का घर ढूंढने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक छोटा सा पुराना मकान जिस पर अभी तक मौत की अफसुर्दगी छाई हुई थी। दरवाजा एक उढेर उम्र शख्स ने खोला जिसकी आंखें रो रो कर सोजी हुई थी। वो रजिया बीबी का बेटा था। मेरा तारुफ करवाने और अपनी माँ के साथ पेश आए वाक़ये का जिक्र करने पर वो पहले तो मुझ पर शक करने लगा, लेकिन जब मैंने डायरी में उसकी माँ का नाम दिखाया और सामान वसूल पाया की तहरीर पढ़ाई तो उसका रंग फक हो गया। एक औरत आई थी, उसने लरजती आवाज में बताया, बिल्कुल वैसा ही हुलिया जैसा आप बता रहे हैं। खुद को बेसहारा और मुसाफिर कहती थी। मेरी माँ ने उसे तरस खाकर घर में पनाह दी। वो इतनी खिदमत करती थी कि हम सब उसके दीवाने हो गए थे। जब माँ का इंतकाल हुआ तो उसी ने सब कुछ संभाला, हमें तो जैसे कुछ करने ही नहीं दिया। उसने भी अकेले ही गुस्ल दिया था। कहती थी कि पर्दे का मामला है। उसकी कहानी हर्फ ब हर्फ मेरी कहानी जैसी थी। एक ही तरीका, रौदाद, एक ही किरदार,
क्या तुम्हें किसी चीज पर शक हुआ? उसने एक लम्हा सोचा और फिर जो बताया उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। शक तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात अजीब थी। तदफैन के 2 दिन बाद जब हम कब्र पर फातिया पढ़ने गए तो कब्र की मिट्टी एक तरफ से थोड़ी धसी हुई थी और एक जगह पर ताजा खुदाई के निशान थे। हमने सोचा शायद कोई जानवर होगा, इसलिए मिट्टी बराबर कर दी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये लोग तदफैन के बाद भी लाशों को नहीं बख्शते? क्या वो कब्रों को खोदकर? मैं आगे सोचना भी नहीं चाहता था। उस गिरोह की वहशत मेरी हर सोच से बालातर थी। मैं उस खानदान से ताज़ियत करके वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि गली के कोने पर खड़ी एक काली गाड़ी में बैठा शख्स मुसलसल मुझे घूर रहा है। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वो गाड़ी भी मेरे पीछे लग गई। मेरा शक यकीन में बदल गया। ये वही लोग थे, वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, वो भी तेज हो गए। कस्बे की तंग गलियों से निकलकर हम हाईवे पर आ गए। अब ये एक बाकायदा ताक़ुब था। वो मेरी गाड़ी को सड़क से उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गाड़ी को दीवाना वार भगाया। एक खतरनाक मोड़ पर मैंने अचानक गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर उतार दी और धूल के बादल में गायब हो गया। वो सीधा निकल गए और मैंने मौका पाकर गाड़ी वापस शहर की तरफ मोड़ दी। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मौत मेरे बहुत करीब से गुजर कर गई थी। ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मैं शहर की हदूद में दाखिल हुआ, इंस्पेक्टर अजमत की कॉल आई। उसकी आवाज में शदीद परेशानी थी। आमिर साहब, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैंने धड़कते दिल से पूछा। बैरिस्टर शहजाद ने अलीना की जमानत के लिए एक ऐसी चीज पेश की है जिसने सारा केस उलट दिया है। उसने सबूत पेश किए हैं कि डायरी में लिखे पहले 2 नामों की तारीख पर अलीना लाहौर में एक रफाही इदारे में काम कर रही थी और वहां उसकी हाजिरी के पक्के सबूत मौजूद हैं। दर्जनों गवाह हैं जो उसे पहचानते हैं। मैं सन्नाटे में आ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद हैरान हूँ। या ये तो डायरी झूठी है, या फिर इंस्पेक्टर ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, या फिर ये काम करने वाली सिर्फ एक औरत नहीं है। ये ख्याल किसी बिजली के झटके की तरह मेरे पूरे वजूद में दौड़ गया। अगर अलीना इन तारीखों पर लाहौर में थी तो इन दूसरे शहरों में लाशों को गुस्ल देने वाली औरत कौन थी, जिसका हुलिया, जिसकी बातें, जिसका तरीका वारदात बिल्कुल अलीना जैसा था। मैंने फोन पर अपनी बीवी की तस्वीर निकाली। वही मासूम चेहरा, वही नेक सूरत। क्या ये मुमकिन है कि इस जैसी और भी औरतें हों? एक ही चेहरे वाले भूत जो मौत के बाद अपना खेल खेलते हैं। मैं सिर्फ एक मुजरिम से नहीं लड़ रहा था, मैं एक ऐसी फौज से लड़ रहा था जिसका हर सिपाही एक ही चेहरा रखता था। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। उसी वक्त मेरा फोन दोबारा बजा। एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक मशीनी गैर इंसानी आवाज उभरी, जैसे किसी ने अपनी आवाज बदल रखी हो। बहुत शौक है ना तुम्हें कब्रें खोदने का आमिर? आवाज में जहर भरी ठंडक थी। अब बाज आ जाओ, वरना अगली लाश जिसे गुस्ल दिया जाएगा वो तुम्हारी किसी बहन की होगी। फोन कट गया। धमकी इतनी वाजे और इतनी करीब थी कि एक लम्हे के लिए मेरी टांगों ने मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया। धमकी का जहर मेरे पूरे वजूद में फैल चुका था। मेरी बहनें, वो अब उस अनदेखी जंग का अगला मुमकिन निशाना थी। उस गिरोह ने मुझे मेरी सबसे कमजोर जगह से पकड़ लिया था। उस रात मैं एक पल भी ना सो सका। मेरा जहन खौफनाक इम्कानात का आमद जगामा बना हुआ था। मैं कभी उठकर कमरे में टहलने लगता, कभी खिड़की से बाहर तारीकी में झांकता, जैसे कोई साया मेरी ताक में हो। मैंने अपनी बहन की तस्वीर देखी जो मेज पर रखी थी। वो अपने बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराहट मेरे लिए इतनी कीमती थी कि मैं उस पर पूरी दुनिया की दौलत कुर्बान कर सकता था। इंसाफ तो फिर बहुत छोटी चीज थी। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया। मैंने कांपते हाथों से इंस्पेक्टर अजमत को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। मेरी आवाज मेरे अपने कानों में अजनबी लग रही थी। मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। मुझे मेरी बहनें अजीज हैं। वो जो चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर अजमत कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी भारी आवाज उभरी। आमिर साहब, मैं आपके खौफ को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आज आप पीछे हट गए तो ये दरिंदे जीत जाएंगे। वो आपको फिर भी नहीं छोड़ेंगे। गवाह को कोई जिंदा नहीं छोड़ता।
آپ کی جنگ اب صرف آپ کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی بہنوں پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ ان کی حفاظت اب میری ذاتی ذمہ داری ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی طاقت اور یقین تھا کہ میرے اندر ٹوٹی ہوئی ہمت پھر سے جڑنے لگی۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ دوسری طرف انسپکٹر عظمت خود بھی شدید دباؤ میں تھا۔ کیس ایک بند گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ الینا خاموش تھی اور اس کے پیچھے موجود طاقتور وکیل قانون کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس رات وہ دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھا، کیس کی فائل پڑھتا رہا۔ اس کی نظر بار بار پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر جا کر ٹھہر جاتی۔ اندرونی ٹیشوز کی غیر موجودگی، یہ فکرہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام ڈاکٹر کی زبان نہیں تھی، اس میں کچھ چھپایا جا رہا تھا یا لکھنے والا خود الجھن کا شکار تھا۔ اچانک اسے اپنے پرانے دوست ڈاکٹر ریاض کا خیال آیا، جو لاہور میں مقیم ملک کے سب سے بڑے فورینزک پیتھولوجسٹ تھے۔ ڈاکٹر ریاض ایسے پیچیدہ کینسرز کو سلجھانے میں شہرت رکھتے تھے جنہیں باقی سب لا علاج سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ انسپکٹر نے فوراً فون اٹھایا۔ ریاض صاحب معذرت، اس وقت تنگ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، عظمت صاحب خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو؟ انسپکٹر نے اسے مختصر سارا کیس بتایا۔ ایک نیک عورت جو میت کو غسل دیتی ہے اور پھر لاش کے اندر سے ٹانکے برآمد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض کی دلچسپی بڑھ گئی۔ مجھے فوری طور پر اس لاش کی تصاویر اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھیجو، ہر زاویے سے لی گئی تصویر، خاص طور پر ان ٹانکوں کی۔ اگلے دن تک تمام مواد ڈاکٹر ریاض تک پہنچ چکا تھا۔ ہم سب بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے اور پھر ایک رات جب میں انسپکٹر کے دفتر میں ہی بیٹھا تھا، اس کا فون بجا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ریاض تھے۔ عظمت، تم نے یہ کیا بھیجا ہے مجھے؟ ڈاکٹر ریاض کی آواز میں اس دن شدید غصہ اور بے چینی تھی۔ کیوں ریاض صاحب، خیریت؟ کوئی سراغ ملا؟ سراغ؟ عظمت، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی کالا جادو، کوئی توہم پرستی یا بے حرمتی کا کیس نہیں ہے۔ یہ صاف صاف انتہائی بے رحمی کی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم آرگنز ہارویسٹنگ ہے، یہ انسانی اعضاء کی چوری ہے۔ کمرے میں جیسے ایک دھماکہ ہوا، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اعضاء کی چوری؟ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسپکٹر نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔ ڈاکٹر ریاض نے تفصیل بتانا شروع کی۔ یہ ٹانکے بالکل اسی جگہ پر ہیں جہاں انسانی گردے ہوتے ہیں۔ تمہاری رپورٹ کہتی ہے ٹیشوز کی غیر موجودگی۔ ارے بھائی، وہ ٹیشوز نہیں، پورا کا پورا گردہ غائب ہے۔ شاید دونوں ہی گردے نکال لیے گئے ہیں۔ وہ واحد عضو ہیں جنہیں موت کے کچھ گھنٹوں تک بھی کامیابی سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کام کسی ماہر سرجن کا نہیں، لیکن کرنے والے کو انسانی اٹامی کا پورا علم ہے۔ یہ کسی کسائی کا کام ہے، لیکن ایک پڑھے لکھے کسائی کا۔ ایک بین الاقوامی گروہ ہے جو موت کے فوراً بعد لاشوں سے گردے نکال کر بلیک مارکیٹنگ میں لاکھوں ڈالرز میں بیچتا ہے۔ ہر لفظ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ سامان وصول پایا۔ وہ سامان انسانی اعضاء تھے۔ وہ نیک پارسا عورتیں دراصل کفن کی آڑ میں لاشوں کو نوچنے والے گدھ تھیں۔ اس ایک فون کال نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ اب ہمارے پاس ایک مقصد تھا، ایک ٹھوس وجہ تھی۔ انسپکٹر عظمت نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب افسوس نہیں، آگ تھی۔ اب وہ منہ کھولے کسی ہم تفتیشی کمرے کے باہر کھڑے تھے، یک طرفہ شیشے کے پار الینا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اسی طرح پرسکون بیٹھی تھی۔ انسپکٹر عظمت اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں فائل نہیں، بلکہ مختلف لاشوں کی تصاویر تھیں۔ اس نے تصویر میز پر الینا کے سامنے بکھیر دی۔ یہ رضیہ بی بی ہے، سیال کوٹ سے۔ یہ آمنہ خاتون، گجرات سے۔ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، الینا۔ ان سب کے جسم پر بالکل ایک ہی جیسے ٹانکے تھے۔ الینا خاموش رہی۔ جانتی ہو امریکہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ $2 لاکھ۔ تمہارا سامان بہت قیمتی ہے الینا۔ الینا نے پہلی بار چونک کر انسپکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا راز اب راز نہیں رہا۔ انسپکٹر نے آخری وار کیا، ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔
तुम गुस्ल नहीं देती थी, तुम लाशों का सौदा करती थी। अलीना चंद लम्हे खामोश रही। उसकी नजरें मेज पर पड़ी तस्वीर पर जमी थी। फिर उसने एक नजर यकतरफा शीशे की तरफ डाली, ठीक उस जगह जहां मैं खड़ा था। उसके लबों पर एक बहुत ही हल्की जहरीली और ठंडी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो आखिरकार तुम लोगों की अक्ल काम कर ही गई, उसने इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा। हाँ, मैं यही करती हूँ। उसका इतराफ किसी गोली की तरह मेरे वजूद को चीरता हुआ गुजर गया। शीशे के उस पार खड़ी वो औरत मेरी बीवी नहीं थी, वो एक फरेब थी। उसके इतराफ के बाद तफ्तीशी कमरे में जो खामोशी छाई वो बाहर के शोर से ज्यादा भयानक थी। अलीना ऐसे बैठी थी जैसे उसने कोई मामूली चोरी का इतराफ किया हो, ना कि इंसानियत को शर्मा देने वाले जुर्म का। उसकी आंखों में पछतावे की जगह एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो इस सारे अमल से लुत्फ अंदोज होती हो। क्यों किया तुमने ये सब? इंस्पेक्टर ने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए पूछा। क्यों? वो हंसी, उसकी हंसी किसी कील की तरह मेरे कानों में चुभी। इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है इंस्पेक्टर, कोई अपना ईमान, कोई अपना जिस्म, कोई अपने ख्वाब। मैंने बस उन चीजों को बेचा जिनकी उनके मालिकों को अब जरूरत नहीं थी। उसने जो कहानी सुनानी शुरू की वो उसकी शख्सियत की तरह ही सर्द और बेरहम थी। उसने बताया कि ये गिरोह किस तरह एक कारपोरेट कंपनी की तरह काम करता है। उनकी बाकायदा तरबियत होती थी, हमें महीनों तक सिखाया जाता था। 5 वक्त की नमाज पढ़ने का तरीका, तहज्जुद में रो रो कर दुआ करने की अदाकारी, लोगों का भरोसा जीतने के लिए उनके दुख में शरीक होने का फन, और इन सब से अहम इंसानी जिस्म की अनाटोमी। हमें सिखाया जाता था कि कम से कम वक्त में और कम से कम खून बहाए गुर्दे कैसे निकालने हैं। उसने एक पुराने केस का हवाला देते हुए अपनी बेरहमी का मुजाहिरा किया। मुझे याद है, गुजरावाला में एक खातून थी, उनकी इकलौती बेटी मर गई थी। मैं वहाँ एक हफ्ता रही। मैं उसकी माँ के साथ मिलकर रोती थी, उसके बाप को दिलासा देती थी। वो मुझे फरिश्ता समझते थे। जिस दिन मैंने उनकी बेटी को गुस्ल दिया, उसकी माँ ने मेरे हाथ चूमकर कहा था कि तुम खुदा की तरफ से आई हो। मैंने उसके आंसू पोंछे और दिल में हंस रही थी कि इसकी बेटी के सामान की कीमत पहले ही लग चुकी है। ये सुनकर मेरे खून में उबाल आ गया। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? मैं चीखा। उसने मेरी आवाज सुनी और मुस्कुराई, जैसे उसे मेरे सवाल का ही इंतजार था। तुम तो सिर्फ एक जरिया थे आमिर, एक सीढ़ी जिस पर चढ़कर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। तुम्हारी माँ हमारे लिए एक बेहतरीन टारगेट थी। दिल की मरीजा किसी भी वक्त मर सकती थी। मुझे बस घर के अंदर दाखिल होना था और इसके लिए तुमसे बेहतर और भोला शिकार कोई हो सकता था। उसने मेरी हर याद, हर एहसास को कुचल कर रख दिया। याद है वो रात जब तुम्हें तेज बुखार था और मैं सारी रात तुम्हारे सर पर पट्टियां रखती रही? उसने पूछा। मैंने लरजते हुए सर हिलाया। उस रात मैं तुम्हारी खिदमत नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारी माँ के कमरे में रखी उसकी मेडिकल फाइल पढ़ रही थी, ताकि मुझे उसकी हालत का दुरुस्त अंदाजा हो सके। और वो तलाक के कागजात? इंस्पेक्टर ने पूछा। ओ वो, उसने लापरवाही से कहा। जिस दिन हमारा निकाह हुआ था, उसी रात जब तुम सो रहे थे, मैंने कुछ और कागजात के साथ तलाक के पेपर्स पर भी तुम्हारे अंगूठे लगवा लिए थे। हमारा रिश्ता मेरी नजर में कभी था ही नहीं। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी मुद्दत तुम्हारी माँ की मौत तक थी। उसका हर लफ्ज मेरे वजूद पर तेजाब बनकर गिर रहा था। मेरी मोहब्बत, मेरी शादी, मेरी खिदमत, सब एक झूठ का एक मंसूबा था। गिरोह का सरगना कौन है? इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा। इस बार वो खामोश हो गई। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ इंस्पेक्टर। मैंने तुम्हें निचले दर्जे के कुछ पते दे दिए हैं। अपना काम चलाओ, सर तक पहुँचने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। और तुम भी आमिर, उसने सीधा मेरी तरफ शीशे के पार देखते हुए कहा, तुम भी मारे जाओगे। वो कुर्सी से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर थकन या खौफ का कोई निशान नहीं था। जिसने तुम्हें फोन पर धमकी दी थी वो जावेद है। वो गिरोह का सबसे खतरनाक आदमी है। वो सिर्फ मारता नहीं, तड़पाता है। उसने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। वो जानता है कि तुम्हारी बड़ी बहन अपने बच्चों को स्कूल से ठीक 2 बजे लेने जाती है। वो ये भी जानता है कि तुम्हारी छोटी बहन को अपने घर के पास वाले पार्क में चहलकदमी करने की आदत है। हम सिर्फ लाशों पर ही नजर नहीं रखते आमिर, हम जिंदों पर भी नजर रखते हैं। ये कहकर वो खामोश हो गई। उसने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। उसने मुझे बता दिया था कि मैं उसे कैद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बनाए हुए खौफ से कभी आजाद नहीं हो सकता।
तफ्तीशी कमरे की ठंडक मेरे खून में उतर गई थी। मैंने एक औरत को नहीं, एक ऐसी तंजीम को बेनकाब कर दिया था जिसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच चुके थे। अलीना के इंकशाफ के बाद पुलिस एक ऐसी अंधेरी सुरंग में दाखिल हो चुकी थी जिसके हर मोड़ पर अफरियत मुंतजिर था। क्रैकडाउन शुरू तो हो गया, लेकिन इस गिरोह की जड़ें एक कैंसर की तरह पूरे निजाम में फैल चुकी थी। अस्पतालों, एम्बुलेंस सर्विसेज और यहाँ तक कि कुछ निचले दर्जे के सरकारी एहलकारों तक उनके राब्ते थे। हर गिरफ्तारी एक नई साजिश का दरवाजा खोलती थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा जावेद साया की शक्ल में आजाद घूम रहा था। मेरी बहनों के घरों पर पुलिस का पहरा था, मगर ये तहफ्फुज़ एक शीशे की दीवार की तरह था जिसके दूसरी तरफ एक खूंखार दरिंदा मौका का मुंतजिर था। मेरा हर लम्हा एक अनजाने खौफ में गुजरता। रातों को डरावने ख्वाब मुझे सोने नहीं देते और दिन में हर आहट पर दिल उछलकर हलक में आ जाता। एक शाम मेरी बड़ी बहन सुमेरा अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस आ रही थी। उसके साथ सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार भी था। जैसे ही उसने गाड़ी पोर्च में रोकी और बच्चे बाहर निकले, गली के कोने से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल नमूदार हुई जिस पर 2 लोग सवार थे। मोटरसाइकिल सीधी सुमेरा की तरफ आई और पीछे बैठे शख्स ने उसके गले से सोने की जंजीर चिपटने की कोशिश की। सुमेरा ने मजामत की तो उसने एक चाकू निकाल लिया। पुलिस एहलकार ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली और हवाई फायर किया, जिससे हमला आवर घबराकर भाग गए। ये कोई आम वारदात नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक खुली धमकी। वो ये बता रहे थे कि पुलिस के होते हुए भी वो हमारे कितने करीब पहुंच सकते हैं। इस वाकये ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं सीधा इंस्पेक्टर अजमत के पास पहुंच गया। इंस्पेक्टर साहब, ये खेल कब तक चलेगा? वो लोग मेरे खानदान को नुकसान पहुंचा देंगे। अलीना से पूछें, उससे बुलवाएं, उस शख्स का नाम। मैंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। इंस्पेक्टर अजमत ने अलीना से तफ्तीश का एक नया ज्यादा सख्त दौर शुरू किया। उस पर नफ्सियाती दबाव डाला गया। उसे उसके मुस्तकबिल के बारे में बताया गया कि कैसे उसके साथी उसे बचाने नहीं आएंगे। आखिरकार कई दिनों की मजामत के बाद वो टूट गई। जावेद, उसे साया कहते हैं, अलीना ने थकी हुई आवाज में बताया। वो गिरोह का सफाई करने वाला है। सबूत मिटाना और रास्ते में आने वालों को हटाना उसका काम है। वो किसी भूत की तरह है, ना कोई ठिकाना, ना कोई शनाख्त। जावेद का नाम और उसका हुलिया पुलिस के लिए काफी नहीं था, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने उस रात को याद करने की कोशिश की जब उसने मुझ पर हमला किया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। और एक चीज, जब मैंने थैला उसके मुंह पर मारा था तो एक लम्हे के लिए उसके हाथ से चाकू छूट गया था और उसके हाथ की पुष्ट पर मैंने एक निशान देखा था, एक बिच्छू का टैटू। मैंने ये बात इंस्पेक्टर अजमत को बताई। ये एक छोटी सी कड़ी थी, लेकिन शायद सबसे अहम। इंस्पेक्टर ने फौरन शहर के तमाम थानों में मौजूद रिकॉर्ड्स और अपने मुजरिमों को उस हुलिये और टैटू वाले शख्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का हुक्म दिया। कई दिन गुजर गए, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं मायूस हो रहा था, लेकिन फिर एक मुखबर ने इत्तला दी कि बिच्छू के टैटू वाले कई छोटे मोटे गुंडे शहर में मौजूद हैं, लेकिन एक शख्स है जिसका हुलिया जावेद से मिलता है, और वो अक्सर लाहौर के खास इलाके में, जहां जानवरों की लड़ाई का जुआ होता है, पाया जाता है। ये खतरनाक मंसूबा था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इंस्पेक्टर अजमत ने एक टीम तैयार की। मैंने भी जिद करके साथ जाने का फैसला किया। मैं उस शख्स का चेहरा पहचान सकता था। हमने हुलिया बदला और उस खुफिया जुए के अड्डे पर पहुंच गए। वहां का माहौल इंतहाई घुटनज़दा और खौफनाक था। हर तरफ जराइम पेशा अफराद थे। काफी देर की तलाश के बाद आखिरकार मेरी नजर उस पर पड़ी। वो एक कोने में खड़ा सिगरेट पी रहा था और उसके हाथ की पुष्ट पर वही बिच्छू का टैटू था। मैंने इंस्पेक्टर को इशारा किया। पुलिस ने खामोशी से पूरे अड्डे को घेर लिया। जावेद को जैसे ही शक हुआ, उसने भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मेरे कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी, लेकिन वो ज्यादा देर छुप न सका। आखिरकार वो जख्मी हालत में पकड़ा गया। जावेद के पकड़े जाने के बाद उसने जो इंकशाफ किए, उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। गिरोह का सरगना कोई जराइम पेशा शख्स नहीं, बल्कि लाहौर का एक मशहूर बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत चौधरी हाशिम था, जो खिदमत खल्क फाउंडेशन नामी एक बड़ी फलाही तंजीम की आड़ में ये सारा खूनी खेल खेल रहा था।
یہ وہی تنظیم تھی جس نے علینا کو لاہور میں ہونے کا علی بائی فراہم کیا تھا۔ اس کی فاؤنڈیشن دراصل انسانی اعضاء کی سمگلنگ کا بین الاقوامی مرکز تھی۔ آخری اور سب سے بڑا چھاپا چودھری ہاشم کی وسیع و عریض کوٹھی پر مارا گیا۔ کوٹھی کیا تھی؟ ایک محل تھا۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی پرائیویٹ تھیٹر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے گرفتاری کو ایک مذاق سمجھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ انسپیکٹر پر چیخا۔ ایک فون کال پر تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی۔ وہ فون کال اب تم جیل سے ہی کرنا چودھری، انسپیکٹر نے سکون سے جواب دیا۔ جب پولیس اسے ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ تم ایک معمولی کیڑے نے میری سلطنت تباہ کر دی، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے سلطنت نہیں قبرستان بنایا تھا، اور ہر قبرستان کا انجام ویرانی ہوتا ہے۔ اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی کفن چور گروہ کا خاتمہ ہو گیا، لیکن میرے اندر شروع ہونے والی جنگ ابھی باقی تھی۔ مہینے سالوں کی طرح گزرے۔ کفن چور گروہ کا ٹرائل ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ بن گیا۔ ہر روز اخبارات اور ٹی وی چینلز پر نئی روح فرسا تفصیلات سامنے آتی۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ نیکی اور خدمت کے لبادے میں ایسی درندگی بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ عدالت میں متاثرہ خاندانوں کا ہجوم ہوتا، جن میں سے ہر ایک کی کہانی میری کہانی جیسی تھی۔ ہم سب ایک ہی درد کے ساتھی تھے۔ میں اس کیس کا مرکزی گواہ تھا۔ مجھے کئی بار کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ چودھری ہاشم کے وکیل بیرسٹر شہزاد نے مجھ پر جرح کرتے ہوئے میری ذہنی حالت کو نشانہ بنایا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی ماں کی موت کے صدمے کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں اور علینا کو پھنسا رہا ہوں۔ عامر صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں کرتا تھا۔ تو پھر آپ نے صرف ایک خواب اور ایک دھاگے کی بنیاد پر اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ کیا یہ ممکن نہیں؟ کیا آپ کا ذہن اس وقت ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا؟ میرا ذہن بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا بیرسٹر صاحب، میں نے سکون لیکن مضبوطی سے جواب دیا۔ لیکن میری بیوی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے اندھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ اپنی ماں کی لاش کی ایسی حالت دیکھے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب علینا کو گواہی کے لیے بلایا گیا۔ وہ پورے ٹرائل کے دوران اس طرح پرسکون اور بے حس رہی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن اس انداز میں جیسے وہ کوئی کارنامہ بیان کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آخرکار فیصلے کا دن آ گیا۔ عدالت کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ جج نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے تمام مجرموں کو گناہ گنوائے گئے۔ جب جج نے چودھری ہاشم، جاوید، سائے اور علینا کو انسانیت کے خلاف بدترین جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی تو عدالت میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، اور پھر متاثرہ خاندانوں کی سسکیوں اور شکر کے کلمات سے گونج اٹھی۔ علینا نے فیصلہ سنا تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے بس ایک خالی نظر جج پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ انصاف ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر کا طوفان ابھی نہیں تھما تھا۔ اس واقعے نے مجھ پر گہرے نفسیاتی اثرات چھوڑے تھے۔ میں لوگوں پر، خاص طور پر عورتوں پر اعتبار کرنے سے ڈرنے لگا تھا۔ مجھے ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک دھوکہ اور ہمدردی کے پیچھے ایک سازش نظر آتی تھی۔ میری بہنوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو انہوں نے میری شادی میری کزن سارا سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن میرے گھر والوں اور خود سارا کے صبر نے مجھے یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ سارا میری زندگی میں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح آئی۔ وہ علینا کے بالکل برعکس تھی۔ وہ سادہ، مخلص اور حقیقی معنوں میں نیک تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھے میرا وقت دیا، میرے خوف اور میرے عدم تحفظ کو سمجھا۔ ایک دن جب میں نے ایک ڈراؤنے خواب سے چیخ مار کر اٹھا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھے دلاسا نہیں دیا، بس خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی خاموش حمایت میرے لیے ہزاروں تسلیوں سے بڑھ کر تھی۔ اس کے ساتھ نے میرے زخموں پر مرہم کا کام کیا اور میں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ ایک صبح میں اخبار پڑھ رہا تھا جب میری نظر ایک چھوٹی سی خبر پر پڑی، کفن چور گروہ کے مرکزی مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ خبر پڑھ کر میرے دل میں کوئی خوشی یا انتقام کی تسکین کا جذبہ نہیں ابھرا، بس ایک گہری سانس میرے سینے سے نکلی، جیسے برسوں سے روکا ہوا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اخبار بند کیا اور باہر باغ میں آ گیا۔
सारा पौधों को पानी दे रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट हकीकी थी, उसमें कोई राज, कोई फरेब नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरों के पीछे बदतरीन राज छुपे होते हैं, और कभी कभी सबसे ज्यादा इंसान आपको वो सुकून दे जाता है जिसकी आपको तलाश होती है। मेरी जिंदगी का एक स्याह बाब खत्म हो चुका था और एक नई पुरसुकून सुबह तल्लू हो रही थी। मैंने सीख लिया था कि एतबार एक नाजुक शीशा है, एक बार टूट जाए तो जुड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मुखलिस हाथ उसे जोड़ने की कोशिश करे तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। इस कहानी से हमने सीखा कि ज़ाहिरी नेकी और पारसाई धोखा हो सकती है, क्योंकि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। किसी शख्स की असल हकीकत उसके ज़ाहिर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। जरा एतबार करने में हमेशा एहतियात करनी चाहिए।